नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई साहब हैं धीरज मिश्रा जी। इनके साथ हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस हिसाब से, किस प्रकार से हम लोग परीक्षाओं में जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी हो, उनमें किस हिसाब से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और उसमें किस हिसाब से हम लोग ज्यादा नंबर ला सकते हैं, इस सब विषय में हम लोग शुरू करते हैं। आज का वार्तालाप जो है चालू करते हैं हम लोग। तो धीरज मिश्रा जी, सबसे पहले जो आपका पहला सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि शुरुआत कैसे करें हम लोग। जी सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस योग्य समझने के लिए कि मुझे मार्गदर्शन के लिए आज आपके स्टूडियो में बुलाया गया है। पहला सवाल जो आपने पूछा है कि जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवार के रूप में खुद को देख रहे हैं, उन्हें इस परीक्षा की तैयारी के लिए शुरुआत कैसे करना चाहिए या शुरुआत कैसे? जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, मैं इसको सरल करने का कोशिश करूंगा। निश्चित ही हर एक बच्चे के लिए शुरुआत का स्तर अलग अलग होना चाहिए। वो जहाँ पर हो उस स्तर से कैसे शुरुआत करेंगे, बट हम ऐसा लेकर चलते हैं, मान के चलते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसने झारखंड के किसी स्कूल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है और जिस परीक्षा के लिए वो पात्र है वहाँ के मतलब उसमें चयन के लिए वो अपनी उम्मीदवारिता देखता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जो भी आप पढ़ाई करेंगे वो किताबों के माध्यम से करेंगे। किताबों में लिखित सामग्रियां उपलब्ध होती हैं जो किसी न किसी भाषा में लिखी जाती हैं। तो पहला तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप जिस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस माध्यम को आपने चुना है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो आप हिंदी में कर रहे हो चाहे अंग्रेजी में कर रहे हो, सबसे पहले उस भाषा को बहुत अच्छे से सीखना होगा। जी, पहला जो हमारा ये है वो भाषा होता है, यानी कि किसी चीज को समझने का जो आपके अंदर काबिलियत है वो भाषा ही डेवलप करता है। तो किसी खास टॉपिक को हम कैसे समझे, उसके लिए भाषा बहुत जरूरी हो जाती है। भाषा बिल्कुल, हमारा जो चिंतन होता है, जो मन में हम सोचते हैं अमूर्त रूप से, वो भी किसी न किसी भाषा के माध्यम से घटित होता है। बिल्कुल। यदि आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी चीज के बारे में चिंतन तक नहीं कर पाएंगे। तो यदि कोई हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहा है, मैक्सिमम झारखंड के बच्चे हिंदी माध्यम को ही प्राथमिकता देते हैं, तो उन्हें हिंदी भाषा पर अपना अधिकार सर्वप्रथम करना चाहिए। सबसे ज्यादा समय हिंदी भाषा को देना चाहिए। दूसरा क्या है कि केवल कोर्स की किताबें पढ़ के बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। डिसिप्लिन्ड स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो व्यवहारिकता में उसको ला नहीं पाएंगे। तो उसके लिए पत्र पत्रिकाएं आदि, अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, उन सबको पढ़ने का एक आदत डेवलप करना चाहिए। जितने भी स्वस्थ साहित्य हमारे आसपास उपलब्ध हों उन सबों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जो हिंदी भाषा के लिए आप व्याकरण पढ़ रहे हैं या साहित्य पढ़ रहे हैं, तो किसी भी पुस्तक से यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें अभ्यास प्रश्न होगा, उन अभ्यास प्रश्नों को साधने का प्रयास होना चाहिए। ऐसा अगर कोई 3 महीने केवल भाषा की समझ के लिए समर्पित करता है तो निश्चय ही उस भाषा में उसका अधिकार बेहतर होगा। उसके बाद फिर वो जो भी जरूरी चीज़ है उनको पढ़ने का कोशिश करेंगे तो उनको बेहतर परिणाम। नहीं तो यदि भाषा का समझ नहीं है तो जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो उनको क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर उनके मन में कहीं ना कहीं एक प्रकार का असंतोष का उदय होगा। फिर वो असंतोष धीरे धीरे उन्हें उनके मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और वो एक ऐसे लूप में फंस जाएंगे जहाँ से उनको निकलना बहुत मुश्किल होगा। मैक्सिमम बच्चे जो प्रिपरेशन के लिए आते तो हैं लेकिन फिर लगातार प्रिपरेशन करते हैं, फिर उम्र निकल जाता है, कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है, फिर उन्हें ज़िंदगी में कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। सरकारी नौकरी का जो उनका सपना होता है वो सपना ही रह जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इसी बात का होता है कि उन्हें भाषा की जानकारी बहुत अच्छी जी बिल्कुल, इस बात से मैं भी पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैं जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता था, इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने खास तौर पर जो प्रॉब्लम देखा वो भाषा का ही था। यानी कि कोई भी जो किताब में लिखा हुआ जो शब्द होता है, शब्द का मतलब स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, जिस कारण से मतलब उनको किताब समझ में नहीं आता और किताब बोरिंग लगने लगता है ना।
बिल्कुल। अब दूसरी बात है, जब आपने भाषा को अच्छे से साध लिया तो फिर सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना चाहिए वो सामान्य अध्ययन पर देना चाहिए, और दूसरा जो ध्यान देना चाहिए वो लॉजिकल रीजनिंग्स को सॉल्व करने पर देना चाहिए। ये दोनों क्यों जरूरी है इस बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपके ब्रेन के फंक्शन को एक्टिवेट करता है, उसके जरिए आप अमूर्त रूप से सोचने और समस्याओं का एक तार्किक समाधान ढूंढने की काबिलियत पाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग पर मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति के स्वस्थ मस्तिष्क का विकास कैसे हो, जिसके जरिए उस मस्तिष्क के जरिए वो फिर आगे जो भी ज्ञान के क्षेत्र में करना हो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में करना हो, समझ के स्तर से जो करना हो, यानी बुद्धिजीविता के आधार पर यदि उसे अपने जीवन को चलाना हो तो इसके लिए उनको लॉजिकल रीजनिंग पर काम करना चाहिए। सामान्य अध्ययन के लिए जो भी विषय हैं, विशेषकर जो सभी समझदार लोग सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं 6ठी से 12वीं तक सभी विषयों की, उन सबको पढ़ना चाहिए। भाषा का ज्ञान हुआ, सभी 6ठी से 12वीं तक सभी विषयों की जो पुस्तक हैं एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित, उन सबको उन्होंने पढ़ा। लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो बेसिक किताबें हैं, सबसे पहले जैसे उपहार पब्लिकेशन करके एक पब्लिकेशन है, वो अलग अलग विषयों में उन विषय की भाषा, जैसे गणित के लिए उनके पास एक पतली सी पुस्तक आती है गणित की भाषा, या फिर इतिहास की भाषा, या आपका विज्ञान में तीनों जो संकाय हैं, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, उन विज्ञानों के साथ उनकी भाषा नाम से भाषा सीरीज की पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों में बड़े मूलभूत तरीके से चीज़ों को समझाया गया है, तो उसको पढ़ना मेरे हिसाब से बेहतर होगा, उसको पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ किसी भी पब्लिकेशन के प्रमोशन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद इन पुस्तकों को पढ़ा है और उसके माध्यम से मुझे फ़ायदा निश्चित रूप से हुआ है। मैं अपने समझ के स्तर को थोड़ा विकसित कर सका हूँ उन विषयों में, तो उनको पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर जो डेडिकेटेड किताबें विषय विशेष की आ रही हैं अभी, जो हाई लेवल पे कई टीचर्स ने मतलब सभी प्रकार के फैक्ट्स और डाटाज को एक जगह संकलित करके कंसेप्ट्स को मतलब अच्छे ढंग से समझा करके बताने का प्रयास किया है। आमतौर पर सिविल सर्विसेज वाले विद्यार्थी जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सर की किताब है या विपिन चंद्रा सर की किताब है, इन सबों को फिर बाद में पढ़ना चाहिए उन विषयों में। जब तक आपके अंदर एक आत्मविश्वास किसी विषय को लेकर के नहीं डेवलप हो पा रहा है, तब तक आप कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सबको पढ़ना चाहिए। जब सभी विषयों में उनके समझ का स्तर इतना हो जाए कि उन्हें उस विषय में आत्मविश्वास आ रहा हो, तब उन्हें किसी भी परीक्षा का चयन जो भी वो कर रहे हैं उसके लिए आवेदन करना चाहिए, चयन परीक्षा के लिए। और फिर उन परीक्षाओं के लिए जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको देखना चाहिए। और बाकी जैसे पढ़ाई जितना उन्होंने यदि इस स्तर तक की पढ़ाई कर ली है तो आगे उन्हें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी, वो खुद ही इस काबिल हो जाएंगे कि खुद के लिए सोचने समझने विचार करने, उचित सामग्री का चयन करने आदि में सक्षम हो जाएंगे। तो ये एक बेहतर तरीका। जी जी बिल्कुल। इसके बाद एक सवाल आता है कि हम जितने भी विद्यार्थियों को देखते हैं, मैक्सिमम को आप देखिएगा कि क्या करता है कि एक कोई फॉर्म आता है उसको भी भर देता है, इसके बाद कोई दूसरा फॉर्म आया उसको भी भर देता है। तो मूल रूप से मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो होता है ना कि किसी चीज को टारगेट कर लेना, वो कितना जरूरी हो जाता है इसमें? बहुत जरूरी है। ऐसे यदि आप स्टैटिस्टिक्स उठा करके देखें, अपने आसपास सर्वे करें, तो जितने भी बच्चे इस तरह से तैयारी करते हैं उनमें से अधिकांशतः सफल नहीं ही हो पाते हैं। तो ये तो आपकी तैयारी का स्तर जब होता हो, समझ का स्तर होता हो, तो खुद ही आप ये तय करने में सक्षम हो जाएंगे कि मुझे किस परीक्षा के लिए अभी आवेदन करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए। और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर आप आवेदन कर रहे हैं उस चीज़ को समझ कर, आजकल मैं जैसा देख पा रहा हूँ फैशन के रूप में लोग ये जनरल कॉम्पिटिशन्स को ले रहे हैं कि कोई भी, एक तो खुद के प्रति ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है बच्चों में, वो जानकारी के अभाव के चलते होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन आया है तो हम उसका फॉर्म भरेंगे,
उसके लिए तैयारी करेंगे, कुछ कुछ पढ़ लिए, फिर जा करके परीक्षा देंगे तो हमारा चयन हो जाएगा और फिर हर बार वो परीक्षा दे करके निराश होते हैं। तो ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। पहले तो जो मैंने बताया उस स्तर से अपने अंदर समझ का एक स्तर डेवलप करना चाहिए हर विषयों में। उसके बाद फिर जिस परीक्षा का आपने निर्धारण किया है कि मुझे इस परीक्षा के लिए आवेदन करना है, पहले उस परीक्षा को अच्छे ढंग से समझ करके उसके लिए क्या क्या पढ़ना जरूरी है वो समझ के यदि आप परीक्षा देते हैं तो निश्चय ही एक ही दो परीक्षा में भी उसका चयन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये। यदि आप यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हो तो बाकी जो यूपीएससी से नीचे जो भी परीक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। डिसिप्लिन स्टडी और समझ के साथ स्टडी, बस इसकी डिमांड वो करता है। और वैसे अंधाधुंध जो भी एग्जामिनेशन के फॉर्म आए हैं उन सबको भर देना और उसमें फिर से कुछ दिन के लिए प्रिपरेशन करना, एक ही महीने में 3-3 अलग अलग तरह की परीक्षाएं देना, ये सब मेरे हिसाब से जो बच्चा शुरू कर रहा है उसके लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए, जिनके पास उम्र नहीं है, बहुत लंबे समय से तैयारी किए हों, वो हाथ पाँव मारने वाला वो सिचुएशन है, तो उस समय कोई कर रहा है तो वो खुद को जस्टिफाई कर सकता है। नए बच्चों को इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें बहुत ही समझ के साथ और सरलता के साथ खुद पर विश्वास रख के पहले तैयारी पूरी करनी चाहिए, उसके बाद परीक्षाएं देनी चाहिए। तो जैसा इन्होंने बताया कि किसी एक परीक्षा को टारगेट कर लेना चाहिए, एक हिसाब से परीक्षा को टारगेट भी बाद में करना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए। जो पहले बेसिक्स को अपने अंदर तैयार करना चाहिए। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो एक ग्रेजुएट के अंदर जितनी जानकारियां होनी चाहिए पहले वो डेवलप खुद के अंदर है कि नहीं, इसका एवेल्युएशन करके, खुद का मतलब जांच करके, खुद का आकलन करके फिर उस स्तर की जानकारी पहले जुटानी चाहिए, जो बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छे से कोई तैयारी करता है तो 6 महीने में सार्थक परिणाम दिखने लगते हैं। 1.5 साल की पढ़ाई के बाद वो बहुत अच्छा हो सकता है। जी जी बिल्कुल। इसके बाद जो सवाल है इसमें है कि जो हाल फिलहाल में ऐसा न्यूज में आ रहा था कि जेपीएससी का परीक्षा जो है उसको लेकर के जो न्यूज में बना रहा बहुत दिन तक कि कल आएगा, परसों आएगा या फिर नेक्स्ट मंथ आएगा जेपीएससी, तो इसमें आपका क्या राय है कि जेपीएससी कब आ सकता है? देखिए, ये तो पूरे तरह से सरकार के स्तर की बात है तो इस पर किसी प्रकार का दावा किया जाना संभव नहीं है, परंतु ये बिल्कुल ही कोई भी कह सकता है जो थोड़ी सी समझ रखता है इन चीज़ों को, कि सरकार को अपनी व्यवस्था चलाने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता होती है। झारखंड में अधिकारियों की हर विभाग में भारी कमी है, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी कर्मी हूँ तो मुझे इन चीज़ों का अंदाजा है। तो सरकार को पदाधिकारियों को रिक्रूट करना ही पड़ेगा। जेपीएससी का पेपर आएगा ही, भले थोड़ा विलंब हो, लेकिन मैं मानता हूं कि इस सरकार के कार्यकाल में एक और जेपीएससी का पेपर कम से कम आएगा। वो कब आएगा वो तो देखने की बात है। और जो बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से इसमें लगे रहना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए। यदि परीक्षाएं थोड़ी विलंब हो रही हों तो उसको एक अवसर के रूप में ले करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, कंसेप्ट्स को समझें, अपने लेखन क्षमता को बढ़ाएं। वो जो समय है उसको व्यर्थ में किसी प्रकार की दुश्चिंता में बिताने से बेहतर है कि खुद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समझ डेवलप करें। परीक्षाओं की तैयारी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो मैं देख पाता हूँ, कि उसके ज़रिए आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की समझ आप में होती है। तो एक जो व्यक्ति जिसके अंदर सभी विषयों की जानकारी है, बेहतर जानकारी है, वो अपने जीवन को भी उन जानकारियों के माध्यम से बेहतर बना सकता है। जी, इसके बाद जो आपका ये आता है, आप ये जेपीएससी का तैयारी का जो शुरुआत होना चाहिए वो किस हिसाब से होना चाहिए? यानी कि यदि कोई शुरुआत करता है तो वो शुरुआत में वो प्री को पढ़े या मेन को पढ़े, इस पे जरा प्रकाश डाल दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो अगर कोई उस कंसेप्ट के माध्यम से चल रहा है जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं कि पहले एक आम समझ विकसित करें, तो आम समझ अगर कोई उस स्तर का विकसित करता है, माइन्यूट लेवल पर चीज़ों को पढ़ता है, समझता है, तो लेखन क्षमता किसी व्यक्ति की तभी बढ़ती है जब उसकी समझ की क्षमता बड़ी हो, उसका ब्रेन जो है किसी भी विषय में क्रिएटिव सोच पाता है।
जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं उनका इस्तेमाल करके उसमें से नई चीज़ें फाइंड आउट करने की जो कला है वो उसके अंदर विकसित हो चुका हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्री को पढ़ना जरूरी है, लेकिन प्री को पढ़ते हुए भी आप मेंस के लिए पढ़ते हैं। प्री में जो भी आपके विषय हैं उन विषयों को जब आप गहराई से पढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए उस स्तर का तैयारी लोग करते हैं, पर मैं इन चीज़ों से उतना इत्तेफाक नहीं रखता। मैं मानता हूँ कि इस विषय की गहरी समझ अगर आपके अंदर हो, यदि आपने विषय को शुरू से ही पूरी परीक्षा को ही टारगेट में लेकर के पढ़ा जाना चाहिए। यदि आप किसी परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी देख रहे हैं तो आपको यह मान के चलना चाहिए कि मुझे अंतिम बिंदु तक खेलना है। तो जो भी खेल के नियम हैं उनको अच्छे से समझें और जो भी उसमें परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है उस काम को करें। तो पूरी परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। प्री को पढ़ते हुए मेंस को पढ़ा जा सकता है, उसका भी तरीका है जो आगे के वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। और हाँ, बस यही कि प्री के लिए, सिंगल प्री के लिए तैयारी करना उचित नहीं होगा। पूरी परीक्षा को साध करके तैयारी करेंगे तो पूरा का पूरा एक पैकेज हो जाता है जिसमें प्री और मेंस और यहाँ तक कि साक्षात्कार से संबंधित भी तैयारियां एक साथ हो सकती है। जी, इसके बाद जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, जैसा कि देखा जाता है, वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं आमतौर पर कि जो शुरुआत होता है को किस सब्जेक्ट से करें। यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाती है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो थोड़ा टाइम लगता है समझने में या फिर एकदम ऊपर से उड़ जाता है। तो सबसे पहले किस सब्जेक्ट को वो पढ़े, यानी कि जो उसको समझ में अच्छा सा जाता है उसको सही से तैयार करे, या फिर उसको छोड़ के जो समझ में नहीं आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा काम करें? ये तो निसंदेह ही जो आपको बेहतर तरीके से समझ आता है पहले उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो फिर बाकी के आगे जो आने वाली कठिन चीज़ें हैं उनको समझने का एक डिसिप्लिन ब्रेन के अंदर पहले से ही रेडी हो जाएगा। तो जो उनको अच्छे से, जो उनके लिए रुचिकर विषय है, शुरुआत उनसे करनी चाहिए। जी जी, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, यानी कि सबसे पहला बात ये है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तैयारी उस समय आपको पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। यानी कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रेजुएशन करके कुछ दिन तक छोड़ देता है पढ़ाई, उसके बाद फिर बैठता है तैयारी करने के लिए, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पढ़ाई से मन उब जाता है। तो इनके कहने का अर्थ ये भी एक निकल रहा है हमारे यहाँ, मेरे हिसाब से, कि आप अपने अंदर जो पढ़ाई का रुचि है उसको जगाने के लिए सबसे पहले जो आपको आसान लगता है या फिर आपके मनपसंद जो विषय होते हैं उनको पढ़ा जाए। उससे क्या होगा कि आप ज्यादा देर तक उसको पढ़ पाइएगा और ज्यादा उसमें सोचने का काबिलियत आपके अंदर आएगा। जी बिल्कुल, यही आपने ठीक समझा है, लोगों को ठीक समझा। मेरे कहने का तात्पर्य यही था। जी जी बिल्कुल। इसके बाद हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, ये भी हो सकता है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता होगा ये सब, कि आप देखिएगा कि हमारे सोसाइटी में जो है, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको हम आमतौर पर मठाधीश के नाम से पुकारते हैं। मतलब वो कुछ करते हैं नहीं, लेकिन आपको सजेशन बहुत तरह से देते हैं कि ये किताब नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, ये नहीं पढ़ेगा तो वो तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार के लोगों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ है केवल उसी की सलाह माननी चाहिए। जिसके अंदर खुद का एक एक्सपीरियंस हो उस लेवल पे, उसकी सलाह को मानना उचित होगा। क्योंकि ऐसे कल्पना के स्तर पर जो भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो धरातल पर कितनी कारगर होंगी इस पर संदेह है। जी जी बिल्कुल। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोगों के मन में जो भी सवाल उठते होंगे परीक्षा को लेकर के या फिर किसी भी प्रकार के सवाल आपके मन में आते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे तरफ से उन सवालों का समुचित समाधान कर दिया जाएगा। और आप लोगों को एक और सूचना दे देना चाहूंगा मैं कि आने वाले समय में हमारे बड़े भाई साहब भी जो हैं सो इस चैनल पे पढ़ाएंगे, और हम लोग जो मुहिम चालू किए थे शिक्षा को पूर्ण रूप से मुफ्त करने का, यानी कि शिक्षा हर एक के पहुंच में हो ऐसा बनाने का, उसमें ये भी जुड़ेंगे और इसको सफल बनाने का हम लोग दोनों मिलकर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।